नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दुर्गम पहाड़ियों में छिपे आतंकियों के ठिकाने पर सेना के जवानों ने ताबड़तोड़ बमबारी की। आज ड्रोन की मदद से भी आतंकियों पर फायरिंग की गई। पिछले 3 दिन से वहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। और इन दुर्गम पहाड़ियों में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने उनके ठिकाने पर जबरदस्त बमबारी की। सेना के सूत्रों का दावा है कि इन पहाड़ियों में 3 से 4 आतंकी छिपे हैं, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर उजैर खान भी शामिल है। इन्हीं आतंकियों के हमले में 2 दिन पहले सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हुए थे। इसीलिए इन आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए पूरे इलाके में ड्रोन और हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश शुरू की गई। यही नहीं, रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन से भी आतंकियों के ठिकाने पर गोलियां बरसाई गई। जबरदस्त फायरिंग हो रही है और इस स्पॉट को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ही मिलिटेंटों का हाइड आउट है। आतंकियों ने मंगलवार को उस वक्त हमला किया था जब इस इलाके में सुरक्षा बल के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। उधर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कैंप से आतंकियों को ड्रोन से उतरने की ट्रेनिंग देने का एक वीडियो सामने आया, जिससे खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। खुफिया सूत्रों का दावा है कि भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे आतंकी संगठन बड़े पैमाने पर ड्रोन के इस्तेमाल की तैयारी में है, ताकि जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सके। इसके लिए लश्कर ने अपने आतंकियों को ड्रोन से उतारने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक आतंकी हवा में उड़ रहे ड्रोन से पानी में कूदता नजर आया। लश्कर के ट्रेनिंग कैंप से आए इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में रात के वक्त एक आतंकी ड्रोन को पकड़कर उड़ता दिखा। और सूत्रों के मुताबिक लश्कर ने जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया वो 70 किलोग्राम वजन उठाने के साथ में 60 किलोमीटर उड़ान भरने की क्षमता रखता है। खुफिया सूत्र बताते हैं कि पिछले महीने पंजाब में इसी तरह एक आतंकी को उतारा भी गया था। इससे पहले सीमा पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की ही बात सामने आई थी, लेकिन अब ड्रोन से कश्मीर और पंजाब में आतंकियों को उतारने की भी साजिश रची जा रही है। इधर अनंतनाग में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह का पंजाब के मोहाली में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और सेना के कई बड़े अधिकारियों समेत सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को आखिरी विदाई दी गई। शहीद कर्नल के 7 साल के बेटे ने सेना की ड्रेस पहनकर उन्हें सैल्यूट किया। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए कई लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए और उन्होंने अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों की तस्वीरें और तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया। क्या वो वक्त आ चुका है जब हम ईद का जवाब पत्थर से देंगे। सेना और पुलिस के कुछ अधिकारी भी इस कैंडल मार्च का हिस्सा बने। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दे दिया। हिंदी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने रामचरितमानस पर बयान दिया, जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। ये जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। और बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिए विवादास्पद बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने उनके बयान को आड़े हाथ लिया, तो वहीं मामले के तूल पकड़ते ही जेडीयू ने उनके बयान से किनारा कर लिया। INDIA ने बम्बई की बैठक के बाद एजेंडा बना लिया कि सनातन हिंदुओं को समाप्त करना है। जिनको धर्म ग्रंथ के अंदर पोटेशियम साइनाइड दिखता है, वो अपनी विचारधारा अपने तक ही सीमित रखें। ये पार्टी और इंडिया गठबंधन की विचारधारा नहीं हो सकती। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में नदी के बीच यात्रियों से भरी एक बस फंस गई, जिसमें उसमें बैठे 50 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में पड़ गई। घटना का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें वो बस लहरों के बीच फंसी नजर आई। बस को डूबता देख उसमें सवार लोगों की जान हलक में अटक गई। ऐसे में उस बस में सवार कुछ लोग नदी में कूद गए और उस पर बने पुल के पिलर पर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम ने वहां पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और पुल से रस्सी लटकाकर सभी यात्रियों को नदी के किनारे तक पहुंचाया। इसकी जो तस्वीरें आई, उनमें कुछ लोग रस्सी पकड़कर नदी के तेज बहाव के बीच चलते दिखे। वहीं सभी यात्रियों को निकालने के बाद उस बस को भी क्रेन की मदद से नदी से बाहर निकाला गया। बताया गया कि वो बस नेपाल से 53 यात्रियों को भारत लेकर आ रही थी। तभी अचानक उस नदी को पार करते हुए वो उसके बीचों बीच फंस गई, जिसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की वजह से उत्तराखंड में यमुनोत्री हाईवे कई घंटों तक बंद रहा, जिसकी वजह से वहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जिसके बाद उत्तरकाशी में खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से यमुनोत्री हाईवे पर गिरे मलबे को हटाया गया। भारी बारिश और पहाड़ों से मलबा गिरने से वहां कई गाड़ियां घंटों फंसी रहीं। इधर उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के बाद वहां के कई गांव टापू में बदल गए। पिछले 24 घंटे से जारी बारिश ने थमने का नाम ही नहीं लिया, जिसके बाद टिहरी का जिला प्रशासन अलर्ट हो गया और जगह जगह जमीन खिसकने से तबाह हुई सड़कों को दुरुस्त करने के काम में तेजी ला दी गई। इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। इसके अलावा राज्य के 23 जिलों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई।
जिसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के लोगों को बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने छिंदवाड़ा, सिवनी, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर और खरगोन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। उधर रूस के दौरे पर गए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का एक वीडियो वायरल होने पर बवाल हो गया। यह वीडियो किम की पुतिन के साथ हुई बैठक से ठीक पहले का बताया गया, जिसमें किम जोंग उनके साथ गए अधिकारी उनकी कुर्सी की जांच करते नजर आए और वीडियो में कुर्सी की सफाई करते दिखे। ये वीडियो किम और पुतिन की मुलाकात से ठीक पहले का बताया गया, जिसके वायरल होते ही बवाल हो गया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया कहने लगा कि किम को पुतिन के सुरक्षा इंतजामों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पुतिन के साथ होने वाली मीटिंग से पहले किम के अधिकारियों ने उनकी कुर्सी की अच्छे तरीके से जांच की, उसे सैनिटाइज किया, जिसके बाद किम कुर्सी पर बैठे। जिसके बाद हुई दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। अमेरिका ने तो इस मुलाकात के बाद किम को धमकी तक दे डाली, क्योंकि उसे डर था कि किम पुतिन को हथियार देने वाले हैं। जिसके बाद किम की कुर्सी की जांच का नया वीडियो वायरल हो गया, जिससे पश्चिमी मीडिया को किम और पुतिन की दोस्ती पर सवाल उठाने का एक और मौका मिल गया। इधर रूस ने अमेरिका के दावों को गलत बताते हुए उत्तर कोरिया के साथ किसी भी तरह की हथियारों की डील से इनकार कर दिया। रूस की ओर से इससे जुड़ा औपचारिक बयान भी जारी किया गया और यह साफ कर दिया कि उत्तर कोरिया रूस को कोई हथियार नहीं देने वाला। यही नहीं, क्रेमलिन के प्रवक्ता ने औपचारिक बयान भी जारी किया, जिसमें रूस ने साफ कर दिया कि रूस और उत्तर कोरिया ने हथियारों की डील से जुड़े कोई दस्तावेज साइन नहीं किए। लेकिन रूस के इनकार के बीच अमेरिका पुराना राग अलापता रहा। उसने एक बार फिर उत्तर कोरिया को धमकाया और अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता ने बयान दिया कि अगर उत्तर कोरिया ने रूस को हथियार दिए तो उसे भी यूक्रेन में मर रहे लोगों की मौत का जिम्मेदार समझा जाएगा। यही नहीं, यूक्रेन ने तो किम की ओर से पुतिन को मिलने वाले हथियारों का नाम तक बता दिया था, जबकि रूस और उत्तर कोरिया ने दोनों देशों के बीच केवल स्पेस मिशन में सहयोग की बात कबूल की। उत्तर कोरिया तो पहले ही कह चुका है कि किम और पुतिन में हथियारों के लेन देन पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन अमेरिका मान ही नहीं रहा। इस बीच रूस दौरे पर गए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को पुतिन की ओर से मिले तोहफों की चर्चा होने लगी, क्योंकि पुतिन ने किम को हाई क्वालिटी राइफल और स्पेस में पहना जाने वाला दस्ताना दिया, जिसके बदले में किम ने भी तोहफे में उन्हें एक गन दी, जिसने किम और पुतिन की दोस्ती की एक और मिसाल पेश कर दी। क्योंकि एक तरफ पश्चिमी देशों ने दोनों की दोस्ती पर उंगली उठाई, तो वहीं दूसरी ओर किम जोंग उन को पुतिन की ओर से मिले तोहफों की चर्चा होने लगी। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि पुतिन ने किम को हाई क्वालिटी राइफल और स्पेस में पहना जाने वाला दस्ताना दिया। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने बताया कि ये वही दस्ताना है जो रूस के अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस में पहना था। उन्होंने बताया कि किम ने भी उत्तर कोरिया में बनी कई चीजें पुतिन को गिफ्ट की, जिनमें एक गन भी शामिल है। किम के न्योते पर पुतिन उत्तर कोरिया का दौरा भी करने वाले हैं, जो 23 साल के बाद पुतिन की उत्तर कोरिया की पहली यात्रा होगी। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के रूस दौरे से घबराए जापान ने बिना शर्त उत्तर कोरिया से बातचीत का प्रस्ताव रख दिया। जापान और उत्तर कोरिया के बीच लंबे समय से कई मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ है और उत्तर कोरिया के ताबड़तोड़ मिसाइल परीक्षणों ने तो जापान की नींद ही उड़ा रखी है, क्योंकि उत्तर कोरिया की दागी मिसाइलें कई बार जापान सागर को पार करके जापान की सरहद तक पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह से जापान हमेशा से उत्तर कोरिया को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताता आया है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी बीच रूस दौरे पर गए किम की उन तस्वीरों ने जापान की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी, जिनमें वो एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री में दिखे, क्योंकि इसके बाद ही ये चर्चा तेज हो गई कि उत्तर कोरिया रूस से खतरनाक लड़ाकू विमान खरीद सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उत्तर कोरिया के दुश्मन दक्षिण कोरिया के साथ साथ जापान पर भी खतरा बढ़ जाएगा। दावा किया गया कि इसी बात से घबराए जापान ने उत्तर कोरिया के साथ बिना किसी शर्त के बातचीत करने और आपसी विवादों को खत्म करने का प्रस्ताव रख दिया। इधर अयोध्या में बन रहे राम जन्मभूमि परिसर का एक्सक्लूसिव नक्शा सामने आया, जिसमें 70 एकड़ इलाके में कहां पर क्या बन रहा है उसे सिलसिलेवार तरीके से दिखाया गया। और इस नक्शे में मुख्य मंदिर, मंदिर परिसर और तीर्थ क्षेत्र परिसर समेत सभी जगहों को दिखाया गया। खबर है कि प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के लिए मंदिर के भूतल को तैयार किया जा रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके करीबियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी तीसरे दिन खत्म हो गई। रेड खत्म होने से पहले 60 घंटे तक आयकर विभाग के अधिकारियों ने आजम खान के घर छानबीन और जांच पड़ताल की। और इस दौरान आयकर विभाग की टीम ने आजम खान के घर पर एक प्रिंटर मंगवाया। खबर है कि आजम खान के ठिकानों से मिले दस्तावेजों और सामान की लिस्ट तैयार करने के लिए प्रिंटर मंगवाया गया। उधर पाकिस्तान ने फायरिंग की घटना के 9 दिन बाद तोरखम बॉर्डर को फिर से खोल दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोरखम एक प्रमुख व्यापारिक सीमा है, जहां से पाकिस्तान मध्य एशिया के देशों तक कारोबार करता है। लेकिन 6 सितंबर को इसी बॉर्डर पर एक नई चेक पोस्ट बनाने के विवाद पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच भिड़ंत हो गई थी। उस दौरान करीब 2 घंटे तक तोरखम बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच फायरिंग हुई थी। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद कर दिया था, लेकिन 9 दिन बाद इसे फिर से खोल दिया गया। पिछले 9 दिनों तक बॉर्डर के दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में सामान से भरे ट्रक फंसे रहे। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक सीमा को खोलने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 11 सितंबर को एक बैठक हुई थी, जो बेनतीजा रही थी। इसके बाद कारोबारियों, मजदूरों और कुछ संगठनों ने तोरखम बॉर्डर को बंद रखने के खिलाफ प्रदर्शन किया,
लेकिन एक रोज पहले दोनों देशों के बीच बनी सहमति के बाद तुर्कम बॉर्डर को खोल दिया गया। और खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि तुर्कम विवाद सुलझने के बाद आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान तालिबान पर भड़क गया। टीटीपी को अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान का ही हिस्सा माना जाता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान न सिर्फ टीटीपी के आतंकियों को पनाह देते हैं, बल्कि वो उनके इशारे पर ही पाकिस्तान के शहरों को निशाना बनाता है। लेकिन खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि तुर्कम विवाद सुलझने की वजह से टीटीपी तालिबान से नाराज हो गया और उसने एक आदेश जारी कर संगठन में अफगानिस्तान के नागरिक और तालिबानी लड़ाकों की भर्ती पर रोक लगा दी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक तुर्कम बॉर्डर को खोलने के लिए हुई बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने तालिबान के सामने टीटीपी का मुद्दा उठाया था। दावा है कि उस दौरान पाकिस्तान के दबाव के आगे तालिबान ने टीटीपी को पाकिस्तान पर हमले के लिए अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल नहीं करने देने का भरोसा दिया था। सूत्र बताते हैं कि इसी वजह से टीटीपी तालिबान पर भड़क गया। उधर आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान पर बड़े आतंकी हमले की धमकी दी थी। इस आतंकी संगठन को पाकिस्तान का तालिबान कहा जाता है, जिसने पिछले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले पर हमला कर दिया था। बाद में टीटीपी ने पूरे चित्राल पर कब्जा करने का दावा कर दिया। उसने ये भी दावा किया था कि उसके इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना के 100 से ज्यादा जवान मारे गए थे। लेकिन पाकिस्तान की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक बार फिर टीटीपी ने पाकिस्तान को दहलाने की धमकी दे दी। उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें टीटीपी के कमांडर ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लोगों पर अत्याचार बंद करने और ऐसा नहीं करने पर बड़े हमले की धमकी दी। अल्लाह जल जलालुहु कुरान शरीफ चिता समस्त परमैली दी जो मोमिनानो मुसलमान। इस वीडियो में टीटीपी का कमांडर 4 लड़ाकों के साथ नजर आया। सभी के पास खतरनाक हथियार भी दिखाई दिए। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल सका। उधर लीबिया में आए डैनियल तूफान का डरावना वीडियो सामने आया, जिसमें शहर के अंदर घुसी समंदर की लहरों का भयानक रूप दिखा। वीडियो तूफान से तबाह हो चुके लीबिया के दरना शहर का बताया गया, जिसमें अचानक शहर के अंदर समंदर की तेज लहर घुसी और अपने साथ एक दो नहीं बल्कि कई गाड़ियां बहा ले गई। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग गया कि बांध तोड़कर जब समंदर का पानी दरना शहर में घुसा तो किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इन तस्वीरों को देखकर सालों पहले आई सुनामी की याद आ गई, क्योंकि सैलाब अचानक आया जिसमें सड़कों पर खड़ी गाड़ियां खिलौनों की तरह बह गईं। पानी में बहती कई गाड़ियों की तो हेडलाइट भी ऑन थी, जिससे पता चल गया कि जब पानी शहर में घुसा तो वो गाड़ियां सड़क पर जा रही थी। और इसी दौरान लीबिया में तूफान ने ऐसी तबाही मचाई जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। और आशंका तो ये तक जताई गई कि लीबिया में आए डैनियल तूफान की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 20,000 तक पहुंच सकता है, क्योंकि 10,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। वहीं तूफान की चपेट में आए 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। और डराने वाली बात यह कि मौत का आंकड़ा 20,000 तक पहुंचने की आशंका है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समंदर में बह गए, जिनका शव ढूंढना वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में सुई ढूंढना। पिछले हफ्ते लीबिया में डैनियल तूफान ने ऐसा हाहाकार मचाया कि आधा दरना शहर खत्म कर दिया, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी आईं, जिनमें पहले के दरना शहर और तूफान के बाद के दरना शहर की तुलना की गई, क्योंकि तूफान के कारण भूमध्य सागर के किनारे बसे दरना शहर के कई हिस्से पानी की तेज धार में बर्बाद हो गए और शहर में बने कई बांध टूट गए। इस बीच लीबिया की सरकार का बयान आया कि मरने वालों का आंकड़ा 2 गुना हो सकता है, क्योंकि दरना शहर के मलबे में जो लोग दबे उनके जिंदा बचने की उम्मीद न के बराबर है। इधर उज्जैन में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए ड्रेस कोड लागू करने का फैसला ले लिया गया। महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति ने एक बैठक में यह फैसला लिया, जिसमें महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए धोती और अंगवस्त्र पहनना जरूरी होगा। इस फैसले के बाद गर्भगृह में बिना ड्रेस कोड के कोई भी अभिषेक नहीं कर पाएगा। इस बीच खबर है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विशाल मूर्ति बनकर तैयार हो चुकी है, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को करेंगे। पंडित दीनदयाल की यह मूर्ति 63 फीट ऊंची बनाई गई है। इधर हरियाणा पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि नासिर जुनैद हत्याकांड में आरोपी मोनू मानेसर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल होना चाहता था। सूत्रों का दावा है कि गैंग में शामिल होने के लिए वो लगातार लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में था, मतलब मोनू गैंगस्टर बनने की फिराक में था। और हरियाणा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर बनने के लिए वो लॉरेंस गैंग में शामिल होने की कोशिश में जुटा था। सूत्रों का दावा है कि इसके लिए मोनू मानेसर पिछले कई दिनों से लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में था। अनमोल बिश्नोई मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी और उसके अमेरिका के कैलिफोर्निया में छुपे होने की खबर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार होने से पहले 10 सितंबर तक दोनों के बीच सिग्नल ऐप से बातचीत हुई थी, लेकिन 12 सितंबर को हरियाणा के मानेसर से मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को उसके पास से एक मोबाइल मिला था, जिसकी जांच के बाद मोनू और लॉरेंस गैंग का कनेक्शन सामने आ गया। हालांकि बाद में हरियाणा पुलिस ने उसे राजस्थान पुलिस को सौंप दिया था। उधर यूएई के डिप्टी पीएम की तरफ से दिखाए गए एक नक्शे से पाकिस्तान बुरी तरह तिलमिला गया, क्योंकि इस नक्शे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया गया, जिससे पाकिस्तान को करारा झटका लगा।
यूएई के डिप्टी पीएम ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में जानकारी देते हुए एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत के नक्शे में दिखाया गया। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी समेत अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी दिखाई दिए। इसके बाद पाकिस्तान को भी इस बात के संकेत मिल गए कि पीओके के मुद्दे पर अब उसकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि यूएई के दिखाए इस नक्शे से उसका फैलाया प्रोपेगेंडा पूरी तरह फेल हो गया, जिससे पाकिस्तान बौखला गया। यूएई इससे पहले भी भारत सरकार के साथ मिलकर कश्मीर में एक मॉल बनाने के लिए करोड़ों रुपए के निवेश का फैसला ले चुका है। इस बीच पाकिस्तान में चुनाव टालने के फैसले ने अमेरिका को भी परेशान कर दिया, क्योंकि वहां शहबाज शरीफ के इस्तीफे के बाद से कार्यवाहक सरकार काम कर रही है और दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार वहां चुनाव करने की मांग पर अड़ा हुआ है, जिसके लिए इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने वहां की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की इस मांग को ठुकरा दिया। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वहां सरकार का कार्यकाल खत्म होने के 90 दिन के अंदर चुनाव कराने का नियम है, लेकिन आरोप है कि पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नसीहत पर वहां के चुनाव आयोग ने इसे अगले साल तक टाल दिया, क्योंकि पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने दलील दी कि वहां नए चुनाव नई जनगणना के बाद ही कराए जाएंगे और माना जा रहा है कि इसमें कम से कम मार्च तक का वक्त लगेगा। लेकिन अमेरिका ने इस पर आपत्ति जताई और ये दलील दी कि अगर वहां जल्द चुनाव न कराए गए तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। यही वजह रही कि अमेरिका ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से वहां जल्द से जल्द निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील की। इधर खबर है कि पाकिस्तान की सरकार कंगाली की वजह से विदेशों में मौजूद अपने राजनयिकों को सैलरी तक नहीं दे पा रही। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों में मौजूद पाकिस्तानी राजनयिकों को महीनों से वेतन का भुगतान तक नहीं किया गया और इसके पीछे की वजह पाकिस्तान की तंगहाली को बताया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि विदेशों में काम कर रहे पाकिस्तान के इन राजदूतों को अमेरिकी डॉलर में वेतन का भुगतान किया जाता है और पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से कई देशों में मौजूद पाकिस्तान के राजनयिकों को पिछले कई महीनों से वेतन ही नहीं मिला और आशंका जताई गई कि ये समस्या अगले कुछ महीनों तक भी जारी रहेगी। जिसके बाद पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल ने दावा किया कि अमेरिका, हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में मौजूद पाकिस्तानी राजनयिकों ने तो नौकरी छोड़ने का मन तक बना लिया और पाकिस्तान की इसी कंगाली का दुनिया भर में एक बार फिर मजाक बन गया। ऐसा इसलिए क्योंकि रेस्टोरेंट चेन सबवे ने वहां आसमान छू रही महंगाई को देखते हुए खासतौर पर पाकिस्तान में मिनी सैंडविच लॉन्च कर दिया, क्योंकि वहां महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि सबवे के सैंडविच खरीदने में लोगों की हालत खराब हो गई। सबवे के मुताबिक उसका ये मिनी सैंडविच सिर्फ 3 इंच का होगा, जिसकी कीमत 360 पाकिस्तानी रुपए बताई गई, जबकि दुनिया भर में सबवे 6 इंच और 12 इंच के सैंडविच बेचता है। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच जाने के चलते लोगों के लिए इन्हें खरीद पाना मुश्किल हो गया है, जिसे देखते हुए रेस्टोरेंट चेन सबवे ने खासतौर पर पाकिस्तान में बेचे जाने के लिए मिनी सैंडविच लॉन्च कर दिया, जिसके बाद दुनिया भर में एक बार फिर पाकिस्तान की खस्ता हालत का मजाक बन गया। इधर हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक मामन खान को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। मामन खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट शेयर करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें 2 बार समन्स भेजे थे, लेकिन जब वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नूंह में हुई हिंसा की वजह से कई लोगों ने जान गंवाई थी और मामन खान की गिरफ्तारी के बाद माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए हरियाणा के नूंह में 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। कांग्रेस विधायक मामन खान को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियातन नूंह में धारा 144 लागू कर दी ताकि किसी तरह का हंगामा न हो। तो इसकी वापस नॉर्मल की तरफ आएगी, हम वापस ये चीज अपने नॉर्मल व्यवस्था में आएंगे। इस दौरान लोगों से घर में ही नमाज पढ़ने की अपील की गई। उधर ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स के मुताबिक अर्मेनिया और अमेरिका के सैन्य अभ्यास से ईरान सरकार बुरी तरह भड़क गई। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस ड्रिल को दक्षिण कॉकेशस में तनाव बढ़ाने वाला बता दिया, क्योंकि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पहले से ही तनाव चरम पर है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और अर्मेनिया की मिलिट्री ड्रिल को अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच जंग की आग में घी की तरह बता दिया। दक्षिण कॉकेशस इलाके में अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया मौजूद है, जिसमें अर्मेनिया और अजरबैजान ईरान के साथ सीमा साझा करते हैं। ईरान के साथ अर्मेनिया की 44 किलोमीटर सीमा, जबकि अजरबैजान की करीब 700 किलोमीटर सीमा लगती है। इसी वजह से ईरान किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि दोनों देश फिर से जंग में उतरे। दोनों देशों के बीच हुई पिछली जंग के दौरान कुछ गोले अर्मेनिया और अजरबैजान की सीमा से लगने वाले ईरान के कुछ गाँवों में भी गिर गए थे। हालांकि ईरान की नाराजगी की परवाह किए बगैर अर्मेनिया और अमेरिका सैन्य अभ्यास करने में जुटे हैं, जो 20 सितंबर तक चलेगा। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान की सरकार की धमकियों के बाद भी महसा अमीनी के पिता उनकी पहली बरसी मनाने पर अड़ गए। एक रोज पहले ही ईरान की सरकार ने हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों को यह चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने दोबारा प्रदर्शन करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन ईरान सरकार की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए महसा अमीनी के पिता ने उनकी पहली बरसी मनाने की तैयारी शुरू कर दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक महसा अमीनी के पिता ने ऐलान किया कि वो उनकी कब्र के पास पहली बरसी मनाएंगे। ईरान में हिजाब ठीक से न पहनने की वजह से वहां की पुलिस ने पिछले साल 13 सितंबर को महसा अमीनी को गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तारी के 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी।
जिसके बाद वहाँ दंगे भड़क उठे थे। और ईरान सरकार को आशंका है कि इस साल भी दंगे भड़क सकते हैं, जिसे देखते हुए वहाँ की पुलिस ने कुछ दिन पहले ही महसा अमीनी के चाचा को गिरफ्तार कर लिया था और अब उनके पिता पर भी कार्रवाई हो सकती है। उधर इजराइल के मीडिया के मुताबिक वहां की वायुसेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का अभ्यास किया, जिसमें लंबी दूरी तक हमला करने की ताकत को परखा गया। और इस ड्रिल में इजराइल की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ हमले की प्रैक्टिस करने के साथ साथ आसमान में उड़ान के दौरान ईंधन भरने का भी अभ्यास किया, ताकि जब इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करे तो उन्हें बिना किसी चूक के तबाह किया जा सके। ऐसा इसीलिए क्योंकि इजराइल खुले तौर पर ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने की धमकी दे चुका है। क्योंकि इजराइल और अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद ईरान एटम बम बनाने के अपने सपने को पूरा करने में जुटा है, जिसे इजराइल खुद के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, क्योंकि इजराइल को लगता है कि ईरान न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल सबसे पहले उसी पर करेगा। इजराइल मीडिया के मुताबिक इसीलिए वहां की वायुसेना ने ड्रिल के जरिए ईरान को सबक सिखाने की तैयारियों का अभ्यास किया। ये ड्रिल यूरोप के देश ग्रीस में आयोजित हुई, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं ने अपना दमखम दिखाया। इस बीच एशिया कप में सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम में तिलक वर्मा को डेब्यू करने का मौका मिल गया। टीम इंडिया पहले ही इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुकी है, इसलिए टीम में नए खिलाड़ियों को मौका देते हुए तिलक वर्मा को शामिल किया गया। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद शमी, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर की भी टीम में वापसी हुई। और एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाड़ी शमीम हुसैन का विकेट लेकर रविंद्र जडेजा ने वनडे इंटरनेशनल करियर में 200 विकेट पूरे कर लिया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव के बाद वो अकेले से खिलाड़ी हैं जिनके नाम वनडे में 2000 रन और 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। और इसके साथ ही वनडे इंटरनेशनल मैचों में 200 विकेट लेने वाले वो भारत के अकेले बाएं हाथ के स्पिनर बन गए। मौजूदा वनडे टीम में रविंद्र जडेजा के नाम सबसे ज्यादा विकेट हैं। उधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के रूस दौरे के बीच दक्षिण कोरिया ने समंदर में दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास किया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर दुश्मन हमला करे तो उससे आसानी से निपटा जा सके। क्योंकि किम जोंग उन लगातार दक्षिण कोरिया और अमेरिका को जंग की धमकी दे रहे हैं, इसीलिए दक्षिण कोरिया ने समंदर में दुश्मन को घेर कर उसे तबाह करने का अभ्यास किया। दक्षिण कोरिया के नौसैनिक जंगी जहाजों के साथ समंदर में उतरे और जंग के हालात बनाकर उनसे निपटने की ट्रेनिंग ली। यही नहीं, इस मिलिट्री ड्रिल में दुश्मन की नजर से बचते हुए उसके इलाके में घुसने का भी अभ्यास किया गया। और उसके बाद वायुसेना के जवानों ने अपनी ताकत परखी। उन्होंने आसमान में हेलीकॉप्टरों से उड़ान भरी और दुश्मन का नामो निशान मिटाने की ट्रेनिंग ली। इस दौरान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भी अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद रहे। इस बीच उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के रूस दौरे के बीच दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन के साथ एक अहम समझौता कर लिया, जबकि दूसरी तरफ इन दोनों देशों के दुश्मन यानी किम जोंग उन और पुतिन के बीच पहले ही कई बड़ी डील पर मोहर लग गई। यानी दोनों कट्टर दुश्मन देश उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जंग लड़ रहे रूस और यूक्रेन को अपनी अपनी मदद देने में जुट गए। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक दक्षिण कोरिया ने जंग में तबाह हुए यूक्रेन के शहरों की मरम्मत के लिए मदद का भरोसा दिया, क्योंकि 18 महीने की जंग ने यूक्रेन के कई शहरों की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। रूस की फौज के हमलों में बड़े पैमाने पर यूक्रेन की सरकारी इमारतों, रेलवे स्टेशनों और बिजली घरों को नुकसान पहुंचाए गए, जिनकी मरम्मत के लिए दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन से हाथ मिला लिया। और दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ उसके मुताबिक दक्षिण कोरिया यूक्रेन को सस्ती दर पर आर्थिक सहायता देगा, ताकि यूक्रेन जंग में उजड़े अपने शहरों को दोबारा बसा सके। उधर किम जोंग उन अपने रूस दौरे के चौथे दिन वहां की लड़ाकू विमान बनाने वाली एक फैक्ट्री में पहुंच गए, जिसके बाद रूस और उत्तर कोरिया के बीच हथियारों का समझौता होने की चर्चा तेज हो गई। क्योंकि अपने दल बल के साथ उस फैक्ट्री में पहुंचे किम जोंग उन रूस के सबसे ताकतवर विमानों में एक सुखोई Su-57 को निहारते नजर आए। इतना ही नहीं, वो उस विमान से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उसके कॉकपिट तक पहुंच गए, जहां रूस के एक पायलट ने उन्हें सुखोई Su-57 के बारे में जानकारियां दी। इसके बाद किम ने आसमान में उड़ान भरते रूस के सुखोई Su-35 विमानों का भी दमखम देखा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन रूस के इन शक्तिशाली विमानों के बदले उसे जंग के लिए गोला बारूद देने का समझौता कर सकते हैं। इस बीच पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान में तैनात रहे पूर्व अमेरिकी राजदूत के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत में सुनवाई शुरू हो गई। उन पर अपने पद के गलत इस्तेमाल का आरोप है। वो 2012 से 2015 तक पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत रहे। लेकिन पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक इस्लामाबाद में तैनाती के दौरान उन्होंने मोना हबीब नाम की पाकिस्तान की पत्रकार को दुबई के एक कारोबारी से लाखों रुपए का हीरों का हार दिलवाया था, जिसकी कीमत $60,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 50 लाख बताई गई। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक रिचर्ड ऑल्सन पर आरोप है कि पद का गलत इस्तेमाल करते हुए मोना हबीब को अमेरिका से पत्रकारिता का कोर्स कराने में भी मदद की गई थी। आरोप है कि उनकी फीस भी रिचर्ड ऑल्सन ने पाकिस्तानी मूल के एक अमेरिकी कारोबारी से भरवाई थी। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक देकर मोना हबीब से शादी भी कर ली थी। बाद में अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने उनके खिलाफ जांच की और उनसे पूछताछ की, और सवालों का सही जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। उधर अमेरिका के खुफिया विभाग ने वहां अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनावों से पहले चरमपंथी गुटों के हमले का अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिका के खुफिया विभाग ने आशंका जताई कि चुनाव से पहले वहां कुछ जगहों को निशाना बनाकर हिंसा भड़काई जा सकती है, और इसके लिए अमेरिका के चरमपंथी संगठन विदेशों में बैठे आतंकवादियों की भी मदद ले सकते हैं।
अमेरिका में अगले साल नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। वहाँ चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। लेकिन उससे पहले वहाँ के खुफिया विभाग की चेतावनी ने टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि चेतावनी में इस बात का जिक्र किया गया कि अमेरिका में चुनाव से पहले सरकार विरोधी आंदोलन बढ़ेंगे और उनमें हिंसा भड़काई जा सकती है। इसके साथ ही नस्लीय भेदभाव के आधार पर लोगों के बीच तनाव पैदा किया जा सकता है। इस चेतावनी के बाद अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। सोशल मीडिया से लेकर संदिग्ध लोगों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इस बीच हमारी स्पेस एजेंसी नासा ने यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के लिए बड़ा खतरा बता दिया। नासा ने इस पर 36 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों के जीव यानी एलियंस मौजूद हैं। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों ने इसके पुख्ता सबूत नहीं मिलने का दावा किया। एक साल पहले नासा ने यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर रिसर्च के लिए 16 वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई थी और करीब 350 दिनों की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों की उस टीम ने अपनी रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी, जिसमें बताया गया कि अंतरिक्ष में कुछ ऐसे यूएफओ यानी उड़ने वाले ऐसे यान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक दूसरे ग्रहों से हो सकता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये यूएफओ पृथ्वी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। वैज्ञानिकों की टीम ने रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया कि यूएफओ के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना होगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने इस पर रिसर्च और खोज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अलग से एक विभाग भी बना दिया जो ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता के मामले में दुनिया के बड़े नेताओं की लिस्ट में अपनी बादशाहत कायम रखी। दुनिया के बड़े नेताओं की अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में प्रधानमंत्री टॉप पर बने हुए हैं और उन्होंने एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत कई नेताओं को ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में पीछे छोड़ दिया। बाजार पर रिसर्च करने वाली अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने इस लिस्ट को जारी किया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की सर्वे रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि दुनिया भर में मोदी मॉडल हिट है। उन्होंने आगे लिखा कि यह सर्वे बताता है कि प्रधानमंत्री की योजनाओं की वजह से लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और बेहतर जीवन जी रहे हैं। दुनिया भर के लोगों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विश्वास बढ़ा है। इस बीच खबर है कि ब्रिटेन के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने भारत में हुए G20 सम्मेलन की जमकर तारीफ करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बड़ी नसीहत दी। उन्होंने शी जिनपिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क करने की सलाह दी, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को करेंगे। पंडित दीनदयाल की यह मूर्ति 63 फीट ऊंची बनाई गई है। इधर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अपील की। भारी बारिश, बाढ़ और पहाड़ खिसकने से हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान हो चुका है, जिसे देखते हुए प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री से राज्य को आर्थिक मदद देने की मांग की। हाल ही में उन्होंने हिमाचल के कई जिलों का दौरा किया था। उधर चीन के कई रिहायशी इलाकों से 30 से ज्यादा मगरमच्छ पकड़ लिए गए, लेकिन इसके बावजूद वहां के लोगों की दहशत कम नहीं हुई, क्योंकि वहां बाढ़ के दौरान एक झील से 70 मगरमच्छ बाहर आ गए थे, जिनमें कई मगरमच्छ वहां के गली मोहल्लों में भरे बाढ़ के पानी में घूमते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से वहां के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो गए। वहां घरों के बाहर घूमते मगरमच्छों की वजह से हालात काफी डरावने हो गए। हालांकि वहां की रेस्क्यू टीम दिन रात मगरमच्छों को पकड़ने में जुटी रही, लेकिन वहां के लोगों की जान पर मंडराते खतरे ने उन्हें घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया। ऐसे में वहां के लोगों के पास खाने और पीने के पानी की भी किल्लत हो गई, क्योंकि वहां के लोग पहले ही बाढ़ की मार झेल रहे थे और ऐसे में मगरमच्छों के आतंक ने उनकी दुश्वारियां कई गुना बढ़ा दी। इस बीच चीन के वर्चस्व को खत्म करने के लिए अमेरिका को लिथियम के रूप में बड़ा खजाना मिल गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के एक पुराने ज्वालामुखी के अंदर लिथियम का बड़ा भंडार मिला। लैपटॉप, मोबाइल फोन और गाड़ियों की बैटरियों में भी लिथियम का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से दुनिया भर में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। लिथियम के बाजार में अभी चीन का दबदबा है। वो काफी लिथियम का उत्पादन करता है और उसे कई देशों को बेचता है, लेकिन अब लिथियम बाजार पर चीन का एकाधिकार खत्म हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया की खबर के मुताबिक अमेरिका के उस ज्वालामुखी में लिथियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार मिला, जिसमें खुदाई के बाद अमेरिका चीन को लिथियम के उत्पादन में पीछे छोड़ सकता है। इसीलिए ये चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि इसका सीधा असर उसके लिथियम की बिक्री पर पड़ेगा। मतलब ये कि लिथियम के बाजार से चीन की बादशाहत खत्म हो जाएगी। उधर कनाडा में हुए एक सर्वे ने वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि इस सर्वे में यह बात सामने आई कि अगर कनाडा में इस वक्त चुनाव हुए तो जस्टिन ट्रूडो बुरी तरह हार जाएंगे। और यही वजह रही कि इस सर्वे के बाद उनके इस्तीफे की खबरों ने जोर पकड़ लिया। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन कनाडा की मीडिया और वहां के विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर उन्हें घेर लिया और ये आरोप लगाया कि जस्टिन ट्रूडो देश में बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुए। साथ ही उनकी वजह से कनाडा की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े हो गए, और ऐसा इसलिए क्योंकि G20 बैठक के लिए भारत आए जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान के मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाने की बात तक नहीं की, जिसके बाद उन पर अपने देश में खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन करने के आरोप भी लगे। यही वजह रही कि कनाडा में प्रधानमंत्री ट्रूडो के खिलाफ लोग भड़क गए। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन में वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन
घोषित कर दिया गया। कुछ दिन पहले ही वहां की संसद में इससे जुड़ा एक बिल पेश किया गया था, जिसे मंजूरी दे दी गई और वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया, जिसका मतलब है कि अब वैगनर ग्रुप का सदस्य बनना या उसका समर्थन करना अपराध माना जाएगा। इतना ही नहीं, वैगनर ग्रुप की संपत्तियों को भी आसानी से जब्त किया जा सकेगा। साथ ही वैगनर ग्रुप ब्रिटेन में संपत्ति भी नहीं खरीद पाएगा। ब्रिटेन की संसद में जो बिल पास हुआ उसमें वैगनर लड़ाकों को हिंसक और विनाशकारी बताया गया। आरोप लगाया गया कि पुतिन के इशारे पर उन्होंने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हत्याएं की। इतना ही नहीं, वैगनर ग्रुप को दुनिया के लिए खतरा बताया गया। कुछ दिनों पहले ही वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हुई थी, लेकिन अब वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित करना उसके लिए बड़ा झटका है। उधर नेटो देश स्लोवाकिया ने रूस के एक राजनयिक को देश से निकालने का फैसला कर लिया। स्लोवाकिया के विदेश मंत्रालय ने रूसी राजनयिक को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दे दिया, क्योंकि उन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के उल्लंघन का आरोप लगा। इसलिए स्लोवाकिया के विदेश मंत्रालय ने उन्हें देश छोड़ने के लिए कह दिया। हालांकि उन्हें 48 घंटे का वक्त जरूर दिया गया, जिसके अंदर उन्हें हर हाल में स्लोवाकिया छोड़ना होगा। स्लोवाकिया नेटो का सदस्य है और जंग में यूक्रेन का मददगार भी। इसी वजह से वो पुतिन के निशाने पर रहा है। लेकिन इसी बीच स्लोवाकिया ने रूस की आंख में आंख डालकर उसके राजनयिक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि पिछले साल मार्च में भी स्लोवाकिया ने 3 रूसी राजनयिकों को देश से बाहर कर दिया था, जिन पर जासूसी के आरोप लगे थे। लेकिन अब जब एक बार फिर उसने रूस के राजनयिक को देश से बाहर निकालने का आदेश दिया तो रूस भड़क गया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के 2 राजनयिकों को देश से निकालने के फैसले पर बाइडेन प्रशासन रूस पर आग बबूला हो गया। रूस के विदेश मंत्रालय ने 2 अमेरिकी राजनयिकों को 7 दिनों के अंदर देश छोड़ने का आदेश दे दिया, क्योंकि उन पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा, जिसके बाद अमेरिका रूस पर भड़क गया। बाइडेन प्रशासन ने इसे रूस की उकसाने वाली हरकत माना और ईंट का जवाब पत्थर से देने की चेतावनी दे डाली। And you can certainly expect that we will respond appropriately to their actions. रूस ने अमेरिका के जिन 2 राजनयिकों को 7 दिन में देश छोड़ने का आदेश दिया, उन पर अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के एक पूर्व कर्मचारी के साथ संपर्क में रहने का आरोप लगा। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के उस कर्मचारी को इस साल की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उस पर रूस की सेना से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने का आरोप लगा था, जिसके बाद अमेरिका के 2 राजनयिकों पर उस कर्मचारी के साथ संबंध रखने का आरोप लगा, जिस पर रूस ने सख्त एक्शन लिया और इस मुद्दे पर अमेरिका और रूस में ठन गई। उधर अमेरिका ने कई ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध बढ़ा दिए जो ऊर्जा क्षेत्र में रूस की मदद कर रही थी। इन कंपनियों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि 37 है, जिनमें रूस के अलावा तुर्की की कंपनियां भी शामिल हैं, जिन पर प्रतिबंध बढ़ाकर अमेरिका ने ऊर्जा क्षेत्र में रूस की कमर तोड़ने की कोशिश की। और 1-2 नहीं बल्कि एनर्जी सेक्टर की 37 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिनमें रूस का आर्कटिक LNG 2 प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिसके जरिए रूस LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्ट का रास्ता आसान बनाने की तैयारी में था, क्योंकि जहाँ पाइपलाइन नहीं जाती वहाँ LNG को जहाजों में भर कर भेजा जाता है। लेकिन अमेरिका ने बैन लगाकर रूस की मुश्किलें बढ़ा दी। यही नहीं, उसने रूस का साथ देने वाली तुर्की की 2 और कंपनियों पर बैन लगा दिया, क्योंकि ये कंपनियां LNG के ट्रांसपोर्ट में रूस की मदद कर रही थी। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली वैगनर ग्रुप से जुड़ी एक कंपनी पर भी अमेरिकी बैन की कैंची चली। इधर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने फारूक अब्दुल्ला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन पर एक महिला पत्रकार के साथ आपत्तिजनक बर्ताव करने का आरोप लगाया। और सामने आए उस वीडियो में फारूक अब्दुल्ला उस महिला पत्रकार का हाथ पकड़े और उनका कंधा छूते दिखाई दिए। यही नहीं, उन्होंने उससे अजीबोगरीब सवाल भी पूछे। हस्बैंड चूज किया? नहीं। तेरा बाप चूज करेगा या तू करेगी? पेरेंट्स। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस विपक्ष के गठबंधन का हिस्सा है। उधर अनंतनाग में जारी मुठभेड़ के बीच जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से पुलिस ने कई हथियार भी बरामद किए और माना जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकी बारामूला में किसी साजिश की फिराक में थे। पुलिस ने उनके पास मौजूद पिस्तौल और ग्रेनेड समेत कई हथियार जब्त कर लिए। इस बीच राजस्थान में वैट कम करने के मुद्दे पर पेट्रोल पंप मालिकों की हड़ताल की वजह से पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत हो गई। भारी बवाल के बाद राजस्थान सरकार ने पेट्रोल पंप मालिकों से बातचीत की और 10 दिन के लिए हड़ताल स्थगित करने पर सहमति बन गई। लेकिन इससे पहले वहां पेट्रोल और डीजल के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में लगने के लिए मजबूर हो गए। पेट्रोल और डीजल के लिए जब पेट्रोल पंपों पर बवाल हुआ तो भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और इस मारामारी की वजह बने वो पेट्रोल पंप जो हड़ताल के कारण बंद कर दिए गए। वहां नोटिस चिपकाकर बताया गया कि पेट्रोल और डीजल की खरीद और बिक्री बंद। पेट्रोल डीजल पर राजस्थान में वैट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल मालिकों ने पेट्रोल पंप बंद कर दिए। हालांकि सरकार से बातचीत करने के बाद पेट्रोल पंप मालिकों ने हड़ताल 10 दिनों के लिए स्थगित करने का फैसला ले लिया। लेकिन पेट्रोल पंप दिन भर बंद रहने की वजह से कई इलाकों में हालात बिगड़ गए, जिसके बाद सबसे महंगा पेट्रोल बेचने वाले राज्य राजस्थान में वैट के मुद्दे पर सियासी घमासान भी छिड़ गया और बीजेपी ने महंगे पेट्रोल और डीजल के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री पर हमला बोल दिया और कहा कि राजस्थान सरकार के टैक्स की वजह से दूसरे राज्यों की तुलना में वहां पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज्यादा हैं। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल कम से कम 14 रुपए ज्यादा है कम और राज्य के तुलना में। राजस्थान में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा 31.04%
और डीजल पर 19.30% वैट लिया जाता है। साथ ही पेट्रोल पर 1.5 रुपए प्रति लीटर रोड डेवलपमेंट सेस भी वसूला जाता है। और यही वजह है कि राजस्थान के ज्यादातर पेट्रोल पंप मालिकों ने हड़ताल रखी। हालांकि राजस्थान सरकार के मुताबिक पिछली सरकार में भी पेट्रोल और डीजल पर वैट इतना ही था। हमारे यहाँ पर पेट्रोल डीजल पर राज्य का टैक्स उतना ही है जितना वसुंधरा जी की बीजेपी की सरकार के समय था। दूसरी तरफ हड़ताल खत्म होने के बावजूद पेट्रोल पंप मालिकों के तेवर नरम नहीं पड़े। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 10 दिन में वैट को घटाया नहीं गया तो पूरे राज्य में फिर से हड़ताल की जाएगी। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को बांकुड़ा विश्वविद्यालय के 12 पूर्व कुलपतियों ने मानहानि का नोटिस भेज दिया। ये नोटिस राज्यपाल के उस बयान पर भेजा गया जिसमें उन्होंने कुछ पूर्व कुलपतियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसमें एक पूर्व कुलपति का नोटिस बंगाल के राज्यपाल को मिला। उस नोटिस में राज्यपाल से माफी मांगने और अपनी छवि को हुए नुकसान के लिए 15 दिन के अंदर 50 लाख रुपए बतौर मुआवजे की भी मांग की गई। इधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कई जिलों में अपने अध्यक्षों को बदल दिया। नए जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने किया, जिसके तहत लखनऊ, सीतापुर, प्रतापगढ़ और महोबा समेत 40 से ज्यादा जिला अध्यक्षों को पार्टी ने बदल दिया। माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये फेरबदल किया गया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को हथियार रखने के मामले में दोषी करार दे दिया गया। हंटर बाइडेन पर 2018 में हथियार खरीदते समय झूठ बोलने का आरोप लगा था और इसी मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया। ऐसा अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ जब पद पर बैठे किसी राष्ट्रपति के बेटे को किसी मामले में दोषी ठहराया गया। यही नहीं, दोषी करार दिए जाने के बाद हंटर बाइडेन के खिलाफ हमेशा के लिए हथियार रखने पर बैन लग सकता है। साथ ही हथियार रखने के मामले में हंटर बाइडेन को 10 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र से निकलने के बाद गन खरीदी और गन खरीदते समय नशे की लत की बात छिपाई, क्योंकि कानूनन नशे की लत वाला शख्स अपने पास हथियार नहीं रख सकता। इसके अलावा जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन समय पर टैक्स नहीं चुकाने के मामले में भी जांच के दायरे में है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले बाइडेन के बेटे के सिर पर जेल जाने की तलवार लटक रही है। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन के लापता रक्षा मंत्री के खिलाफ शी जिनपिंग सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करा रही है। बीते 17 दिन से वो गायब है, जिसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। और पश्चिमी मीडिया में तो यहाँ तक चर्चा है कि शी जिनपिंग सरकार ने उन्हें उनके ही घर में नजरबंद यानी कैद कर दिया। जापान में अमेरिका के राजदूत ने भी ट्वीट करके इस बात की आशंका जताई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 2017 में चीन की सेना के लिए हथियारों की खरीद में ली शांगफू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। वो सितंबर 2017 से 2022 तक चीनी सेना के लिए हथियारों की खरीद करने वाले विभाग के प्रमुख थे। हालांकि इसके बाद भी शी जिनपिंग ने उन्हें मार्च महीने में चीन का रक्षा मंत्री बनाया था। लेकिन इसी साल जुलाई से उनके खिलाफ हथियार खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच होने लगी, जिसके बाद उनके अचानक लापता होने की वजह से कई तरह की आशंकाएं जताई जाने लगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रक्षा मंत्री ली शांगफू को आखिरी बार 29 अगस्त को देखा गया था, जब उन्होंने राजधानी बीजिंग में एक बैठक में हिस्सा लिया था। उधर पश्चिम एशिया के देश कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने दावा किया कि यमन में जारी खूनी जंग को खत्म करने के लिए सऊदी अरब के साथ पहली बार हूथी विद्रोहियों ने बैठक की। बीते 9 साल से यमन में ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों और सऊदी अरब की सेना के बीच भयानक संघर्ष जारी है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि कई लाख लोग बेघर हो गए। 2014 में यमन में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। शिया और सुन्नी समुदाय में विवाद को इसकी असली वजह बताया गया, क्योंकि यमन की कुल आबादी में 35% शिया जबकि 65% सुन्नी समुदाय के लोग रहते हैं। ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोही भी शिया मुसलमान हैं। 2014 में उन्होंने वहां की सुन्नी समुदाय की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद यमन के पड़ोसी सऊदी अरब ने वहां से ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों को खदेड़ने की कसम खा ली और 2015 में जंग के मैदान में कूद गया था। और बीते 9 साल में दोनों तरफ से भयानक खून खराबा और गोलीबारी हुई। लेकिन 9 साल की जंग को खत्म करने के लिए दोनों पक्ष सऊदी अरब की राजधानी रियाद में समझौते के लिए बैठे, जहां दोनों तरफ से शांति बहाली पर सहमति बन गई। इस बीच इराक की एक अदालत ने आतंकी संगठन ISIS के एक आतंकी को मौत की सजा सुना दी। उस पर 2014 में हुए एक बम धमाके का आरोप लगा था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक ISIS के उस आतंकी ने इराक की राजधानी बगदाद के पास एक बम धमाका किया था, जिससे वहां मौजूद 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, क्योंकि उस आतंकी ने वहां जारी धार्मिक कार्यक्रम में जुटी भीड़ को निशाना बनाया था। और आरोप तो ये भी लगा था कि उसने बाकायदा इस पूरे धमाके का एक वीडियो भी बनाया था। यही वजह रही कि 9 साल बाद इराक की अदालत ने उस आरोपी को मौत की सजा सुना दी। उधर नोबेल पुरस्कार देने वाली स्वीडन की संस्था नोबेल फाउंडेशन ने इस साल दिए जाने वाले पुरस्कारों की राशि 11 गुना बढ़ाने का ऐलान कर दिया। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर में की जाएगी। लेकिन इससे पहले नोबेल फाउंडेशन ने घोषणा की कि इस साल पुरस्कार राशि 10 लाख करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 75 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ 10 लाख करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 8 करोड़ से ज्यादा कर दी जाएगी। इस बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई एक नीलामी में प्रिंसेस डायना का एक स्वेटर 9 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में बिका। प्रिंसेस डायना ने यह स्वेटर 1981 में पहना था, जो ब्लैक शीप के नाम से मशहूर हुआ था।
और ब्लैक शीप नाम से मशहूर प्रिंसेस डायना का ये लाल रंग का स्वेटर नीलामी में $1 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 8 करोड़ 30 लाख रुपए से भी ज्यादा में बिका। उधर लंदन में रह रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर के बाहर एक प्रदर्शनकारी ने जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और उस वीडियो में वो आदमी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर के बाहर हंगामा करता नजर आया। जैसे ही नवाज शरीफ अपने घर से निकलकर गाड़ी में बैठे, उस आदमी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वहां खड़े नवाज शरीफ के एक समर्थक ने उसे धक्का मार दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन इसके बावजूद वो आदमी रुका नहीं, बल्कि और तेज चिल्लाने लगा और उस समर्थक से भी भिड़ गया। थोड़ी देर हंगामा करने के बाद वो वहां से चला गया। उसको पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का समर्थक बताया गया, जिसने नवाज शरीफ को देखते ही अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। उधर उत्तरी अमेरिकी देश मेक्सिको में ट्रक के अंदर छिपकर आए 350 शरणार्थी पकड़े गए, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। मेक्सिको के रास्ते अलग अलग देशों के शरणार्थी अमेरिका में घुसने के चक्कर में रहते हैं और मेक्सिको की सरकार को शक है कि ट्रक के अंदर बुरी हालत में मिले ये शरणार्थी भी इसीलिए वहां पहुंचे। मेक्सिको पुलिस ने इन शरणार्थियों के ट्रक से निकलने की तस्वीरें जारी की। इन शरणार्थियों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि 350 थी, जो एक ट्रक में ठूस कर भरे हुए थे, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। इन लोगों को जब ट्रक से बाहर निकाला गया तो इनकी हालत पर तरस आ गया। उत्तरी अमेरिकी देश मेक्सिको और अमेरिका सीमा साझा करते हैं और महामारी के बाद से अलग अलग देशों से आए शरणार्थी मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों में मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में घुसने की कोशिश करने वाले 160 देशों के लाखों लोगों को पकड़ा गया। इधर केरल में नीपा वायरस का एक और मामला सामने आने के बाद वहां के लोगों में दहशत बढ़ गई। केरल में 39 साल के एक आदमी में नीपा वायरस की पुष्टि हुई, जिसके बाद केरल में निपा वायरस के कुल 6 मामले हो गए। इस बीच कोषिकोड में सभी धार्मिक जगहों को बंद कर दिया गया ताकि ये वायरस और न फैले। और केरल में निपा वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य में अलर्ट जारी कर दिया। केरल में इस खतरनाक वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए कर्नाटक सरकार ने राज्य के लोगों को नसीहत दी कि अगर संभव हो तो वो केरल की यात्रा टाल दें। इसके साथ ही लोगों को केरल के प्रभावित जिलों में न जाने की भी सलाह दी गई। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें वहां की बागमती नदी में एक नाव पलटती नजर आई। हादसा एक रोज पहले हुआ, जिसका खौफ से भर देने वाला वीडियो अब सामने आया, जिसमें नाव के पलटने के बाद उसमें सवार सभी लोग नदी में डूबते नजर आए। इस दौरान वहां खड़े कुछ लोगों ने नदी में छलांग लगा दी और डूब रहे लोगों की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी में पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो सभी एक साथ बहने लगे। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद हादसे वाली जगह पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक टीम पहुंच गई, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद 20 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया और एक बच्चे का शव बरामद किया गया। जबकि राहत बचाव की टीम 10 से ज्यादा लापता लोगों की तलाश में जुट गई है। बताया गया कि एक रोज पहले बागमती नदी में एक नाव का संतुलन बिगड़ा और उसमें बैठे 30 से ज्यादा लोग नदी में गिर गए, जिनमें ज्यादातर स्कूल के बच्चे थे। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन ने ताइवान के साथ हथियारों की डील के बाद अमेरिका की हथियार बनाने वाली 2 कंपनियों को बैन कर दिया। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने ताइवान को आधुनिक लड़ाकू विमान और गोला बारूद देने के एक समझौते को मंजूरी दी थी, जिसकी वजह से चीन अमेरिका पर बुरी तरह भड़क गया और उसने अमेरिका की 2 हथियार बनाने वाली कंपनियों पर बैन लगा दिया। इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को दूर रहने की चेतावनी दे डाली। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कुछ रोज पहले अमेरिका ने ताइवान के साथ $500 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सैन्य समझौता किया, जिसके तहत ताइवान को एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और ड्रोन समेत कई घातक हथियार मिलेंगे, ताकि वो चीन के खतरों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। लेकिन अमेरिका और ताइवान के बीच हुई इस डील के बाद चीन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अमेरिका की हथियार बनाने वाली उन कंपनियों पर बैन लगा दिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के प्रतिबंधों से भड़के ईरान ने उसके राजनयिक को तलब कर लिया। एक रोज पहले ऑस्ट्रेलिया ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के आरोप में उसके 4 नागरिकों समेत वहां की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से ईरान ऑस्ट्रेलिया पर आग बबूला हो गया और उसने अपने देश में मौजूद ऑस्ट्रेलिया के राजनयिक को तलब कर लिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान में हिजाब आंदोलन के बाद ईरान के उन 4 लोगों समेत 3 कंपनियों पर महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप लगा था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक्शन लेते हुए सभी पर प्रतिबंध लगा दिया। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने आरोप लगाया कि ईरान में हिजाब के विरोध में उठने वाली हर आवाज को वहां की सरकार ने दबाने का काम किया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हुए ईरान पर एक्शन लेने का फैसला ले लिया। इधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांस अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक स्कूटर पर 3 लोग एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने स्कूटर में महज 55 रुपए का पेट्रोल भरवाया और फिर उनमें एक लड़के ने वहां काम करने वाली एक लड़की पर सरेआम फायरिंग कर दी। ये खौफनाक वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई।
जिसमें वो लड़का उस पेट्रोल पंप कर्मचारी की कनपट्टी पर पिस्तौल ताने नजर आया। वीडियो में स्कूटर पर आए वो तीनों लोग शुरुआत में आराम से पेट्रोल भरवाते नजर आए। उनके अलावा पेट्रोल पंप पर बस एक नीली गाड़ी दिखी। यहाँ तक सब सामान्य था, मगर जैसे ही वो नीली गाड़ी निकली, स्कूटर में पेट्रोल भर रही उस लड़की के पास खड़ा लड़का एक्शन में आ गया। उसने लड़की के बाल पकड़े और उस पर पिस्तौल तान दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दुर्गम पहाड़ियों में छिपे आतंकियों के ठिकाने पर सेना के जवानों ने ताबड़तोड़ बमबारी की। आज ड्रोन की मदद से भी आतंकियों पर फायरिंग की गई। पिछले 3 दिन से वहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। और इन दुर्गम पहाड़ियों में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने उनके ठिकाने पर जबरदस्त बमबारी की। सेना के सूत्रों का दावा है कि इन पहाड़ियों में 3 से 4 आतंकी छिपे हैं, जिनमें लश्कर ए तैयबा का कमांडर उजैर खान भी शामिल है। इन्हीं आतंकियों के हमले में 2 दिन पहले सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हुए थे। इसीलिए इन आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए पूरे इलाके में ड्रोन और हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश शुरू की गई। यही नहीं, रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन से भी आतंकियों के ठिकाने पर गोलियां बरसाई गई। जबरदस्त फायरिंग हो रही है और इस स्पॉट को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ही मिलिटेंटों का हाइड आउट है। आतंकियों ने मंगलवार को उस वक्त हमला किया था जब इस इलाके में सुरक्षा बल के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। उधर आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के कैंप से आतंकियों को ड्रोन से उतरने की ट्रेनिंग देने का एक वीडियो सामने आया, जिससे खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। खुफिया सूत्रों का दावा है कि भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे आतंकी संगठन बड़े पैमाने पर ड्रोन के इस्तेमाल की तैयारी में है, ताकि जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सके। इसके लिए लश्कर ने अपने आतंकियों को ड्रोन से उतारने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक आतंकी हवा में उड़ रहे ड्रोन से पानी में कूदता नजर आया। लश्कर के ट्रेनिंग कैंप से आए इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में रात के वक्त एक आतंकी ड्रोन को पकड़कर उड़ता दिखा। और सूत्रों के मुताबिक लश्कर ने जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया वो 70 किलोग्राम वजन उठाने के साथ में 60 किलोमीटर उड़ान भरने की क्षमता रखता है। खुफिया सूत्र बताते हैं कि पिछले महीने पंजाब में इसी तरह एक आतंकी को उतारा भी गया था। इससे पहले सीमा पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की ही बात सामने आई थी, लेकिन अब ड्रोन से कश्मीर और पंजाब में आतंकियों को उतारने की भी साजिश रची जा रही है। इधर अनंतनाग में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह का पंजाब के मोहाली में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और सेना के कई बड़े अधिकारियों समेत सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को आखिरी विदाई दी गई। शहीद कर्नल के 7 साल के बेटे ने सेना की ड्रेस पहनकर उन्हें सैल्यूट किया। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए कई लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए और उन्होंने अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों की तस्वीरें और तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया। क्या वो वक्त आ चुका है जब हम ईद का जवाब पत्थर से देंगे। सेना और पुलिस के कुछ अधिकारी भी इस कैंडल मार्च का हिस्सा बने। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दे दिया। हिंदी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने रामचरितमानस पर बयान दिया, जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। ये जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। और बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिए विवादास्पद बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने उनके बयान को आड़े हाथ लिया, तो वहीं मामले के तूल पकड़ते ही जेडीयू ने उनके बयान से किनारा कर लिया। INDIA ने मुंबई की बैठक के बाद एजेंडा बना लिया कि सनातन हिंदुओं को समाप्त करना है। जिनको धर्म ग्रंथ के अंदर पोटेशियम साइनाइड दिखता है, वो अपनी विचारधारा अपने तक ही सीमित रखें। ये पार्टी और इंडिया गठबंधन की विचारधारा नहीं हो सकती। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में नदी के बीच यात्रियों से भरी एक बस फंस गई, जिसमें उसमें बैठे 50 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में पड़ गई। घटना का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें वो बस लहरों के बीच फंसी नजर आई। बस को डूबता देख उसमें सवार लोगों की जान हलक में अटक गई। ऐसे में उस बस में सवार कुछ लोग नदी में कूद गए और उस पर बने पुल के पिलर पर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम ने वहां पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और पुल से रस्सी लटकाकर सभी यात्रियों को नदी के किनारे तक पहुंचाया। इसकी जो तस्वीरें आई, उनमें कुछ लोग रस्सी पकड़कर नदी के तेज बहाव के बीच चलते दिखे। वहीं सभी यात्रियों को निकालने के बाद उस बस को भी क्रेन की मदद से नदी से बाहर निकाला गया। बताया गया कि वो बस नेपाल से 53 यात्रियों को भारत लेकर आ रही थी। तभी अचानक उस नदी को पार करते हुए वो उसके बीचों बीच फंस गई, जिसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की वजह से उत्तराखंड में यमुनोत्री हाईवे कई घंटों तक बंद रहा, जिसकी वजह से वहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई।
जिसके बाद उत्तरकाशी में खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से यमुनोत्री हाईवे पर गिरे मलबे को हटाया गया। भारी बारिश और पहाड़ों से मलबा गिरने से वहां कई गाड़ियां घंटों फंसी रहीं। इधर उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के बाद वहां के कई गांव टापू में बदल गए। पिछले 24 घंटे से जारी बारिश ने थमने का नाम ही नहीं लिया, जिसके बाद टिहरी का जिला प्रशासन अलर्ट हो गया और जगह जगह जमीन खिसकने से तबाह हुई सड़कों को दुरुस्त करने के काम में तेजी ला दी गई। इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। इसके अलावा राज्य के 23 जिलों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई, जिसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के लोगों को बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने छिंदवाड़ा, सिवनी, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर और खरगोन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। उधर रूस के दौरे पर गए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का एक वीडियो वायरल होने पर बवाल हो गया। यह वीडियो किम की पुतिन के साथ हुई बैठक से ठीक पहले का बताया गया, जिसमें किम जोंग उनके साथ गए अधिकारी उनकी कुर्सी की जांच करते नजर आए और वीडियो में कुर्सी की सफाई करते दिखे। ये वीडियो किम और पुतिन की मुलाकात से ठीक पहले का बताया गया, जिसके वायरल होते ही बवाल हो गया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया कहने लगा कि किम को पुतिन के सुरक्षा इंतजामों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पुतिन के साथ होने वाली मीटिंग से पहले किम के अधिकारियों ने उनकी कुर्सी की अच्छे तरीके से जांच की, उसे सैनिटाइज किया, जिसके बाद किम कुर्सी पर बैठे। जिसके बाद हुई दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। अमेरिका ने तो इस मुलाकात के बाद किम को धमकी तक दे डाली, क्योंकि उसे डर था कि किम पुतिन को हथियार देने वाले हैं। जिसके बाद किम की कुर्सी की जांच का नया वीडियो वायरल हो गया, जिससे पश्चिमी मीडिया को किम और पुतिन की दोस्ती पर सवाल उठाने का एक और मौका मिल गया। इधर रूस ने अमेरिका के दावों को गलत बताते हुए उत्तर कोरिया के साथ किसी भी तरह की हथियारों की डील से इनकार कर दिया। रूस की ओर से इससे जुड़ा औपचारिक बयान भी जारी किया गया और यह साफ कर दिया कि उत्तर कोरिया रूस को कोई हथियार नहीं देने वाला। यही नहीं, क्रेमलिन के प्रवक्ता ने औपचारिक बयान भी जारी किया, जिसमें रूस ने साफ कर दिया कि रूस और उत्तर कोरिया ने हथियारों की डील से जुड़े कोई दस्तावेज साइन नहीं किए। लेकिन रूस के इनकार के बीच अमेरिका पुराना राग अलापता रहा। उसने एक बार फिर उत्तर कोरिया को धमकाया और अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता ने बयान दिया कि अगर उत्तर कोरिया ने रूस को हथियार दिए तो उसे भी यूक्रेन में मर रहे लोगों की मौत का जिम्मेदार समझा जाएगा। यही नहीं, यूक्रेन ने तो किम की ओर से पुतिन को मिलने वाले हथियारों का नाम तक बता दिया था, जबकि रूस और उत्तर कोरिया ने दोनों देशों के बीच केवल स्पेस मिशन में सहयोग की बात कबूल की। उत्तर कोरिया तो पहले ही कह चुका है कि किम और पुतिन में हथियारों के लेन देन पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन अमेरिका मान ही नहीं रहा। इस बीच रूस दौरे पर गए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को पुतिन की ओर से मिले तोहफों की चर्चा होने लगी, क्योंकि पुतिन ने किम को हाई क्वालिटी राइफल और स्पेस में पहना जाने वाला दस्ताना दिया, जिसके बदले में किम ने भी तोहफे में उन्हें एक गन दी, जिसने किम और पुतिन की दोस्ती की एक और मिसाल पेश कर दी। क्योंकि एक तरफ पश्चिमी देशों ने दोनों की दोस्ती पर उंगली उठाई, तो वहीं दूसरी ओर किम अमेरिका ने ब्रिटेन में F-35 विमानों का बेड़ा तैनात करने की तैयारी कर ली। ये दावा अमेरिकी सरकार के कुछ दस्तावेजों के आधार पर किया गया, जिनमें ब्रिटेन में परमाणु हथियारों की तैनाती के लिए बजट की मांग की गई। और इसी आधार पर दावा किया गया कि अमेरिका ब्रिटेन में F-35 लड़ाकू विमान तैनात करने वाला है, क्योंकि F-35 विमानों को परमाणु हमले के हिसाब से ही तैयार किया गया है और ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमानों में एक है, जो स्टेल्थ तकनीक से लैस है। अमेरिकी सरकार के कुछ दस्तावेजों के आधार पर दावा किया गया कि अमेरिका के 54 लड़ाकू विमान ब्रिटेन के RAF लेकिन हीथ एयरबेस पहुंचने वाले हैं। ब्रिटेन का ये एयरबेस अमेरिका ने किराए पर लिया है, जहाँ अमेरिका ने पहले से परमाणु हथियार रखे हुए हैं। यही नहीं, वहाँ पर F-15 लड़ाकू विमान तैनात है, जिनकी जगह F-35 विमानों की तैनाती की तैयारी है। यानी अमेरिका यूरोप में अपने खतरनाक विमान भेजने वाला है, जो रूस के लिए खतरे की घंटी है। इधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसें अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक स्कूटर पर 3 लोग एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूटर में महज 55 रुपए का पेट्रोल भरवाया और फिर उनमें एक लड़के ने वहां काम करने वाली एक लड़की पर सरेआम फायरिंग कर दी। ये खौफनाक वारदात पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो लड़का उस पेट्रोल पंप कर्मचारी की कनपटी पर पिस्तौल ताने नजर आए। वीडियो में स्कूटर पर आए वो तीनों लोग शुरुआत में आराम से पेट्रोल भरवाते नजर आए। उनके अलावा पेट्रोल पंप पर बस एक नीली गाड़ी दिखी। यहाँ तक सब सामान्य था, मगर जैसे ही वो नीली गाड़ी निकली, स्कूटर में पेट्रोल भर रही उस लड़की के पास खड़ा लड़का एक्शन में आ गया। उसने लड़की के बाल पकड़े और उस पर पिस्तौल तान दी। वो लड़का यही नहीं रुका, उसने उस पेट्रोल पंप कर्मचारी पर गोली भी चला दी। वो तो शुक्र रहा कि लड़की को गोली नहीं लगी और वो बाल बच गए। इसके बाद वो लड़की और पास में ही बैठा एक दूसरा कर्मचारी तुरंत अपनी जान बचाकर भागे। वो तीनों लड़के भी फरार हो गए। हालांकि जाते जाते भी पिस्तौल थामे लड़के ने 2 बार फिर फायरिंग की। उधर फिनलैंड के मीडिया के मुताबिक वहां की सरकार रूस के नंबर प्लेट वाली कारों को अपनी सीमा में घुसने से रोकने की तैयारी में जुट गई। दावा किया गया कि फिनलैंड की विदेश मंत्री ने इसका पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है।
जिसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। 4 दिन पहले रूस की सीमा से लगे बाल्टिक देशों ने बड़ा फैसला लेते हुए रूस के नंबर प्लेट वाली कारों को अपनी सीमा में घुसने पर बैन लगा दिया था। बाल्टिक सागर के पास लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया मौजूद हैं। तीनों ही नेटो के सदस्य देश हैं, जिनमें लातविया और एस्टोनिया की सीमा रूस से लगती है, जबकि लिथुआनिया की सीमा रूस के सबसे करीबी बेलारूस से लगती है। वहीं फिनलैंड रूस के उत्तर पश्चिम में बाल्टिक सागर के उत्तर में बसा है। वो रूस के साथ 1340 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और वो भी इसी साल नेटो का सदस्य बन गया है। इन देशों में सड़क के रास्ते आवाजाही की जा सकती है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के साथ इनका तनाव बढ़ गया। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की की सेना ने क्राइमिया में घुसकर रूस के एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही यूक्रेन ने इसे वापस पाने की कसम खा रखी है और इसीलिए यूक्रेन क्राइमिया पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ता। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक इस बार जेलेंस्की की सेना ने क्राइमिया पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, जिनमें रूस का वो खतरनाक S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। खबर के मुताबिक यूक्रेन ने सबसे पहले ड्रोन के जरिए रूस के उस S-400 डिफेंस सिस्टम को उलझाया और फिर मिसाइल से हमले कर उसे बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर इस दावे में सच्चाई है तो पुतिन के लिए न सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से बल्कि आर्थिक लिहाज से भी ये बड़ा झटका है, क्योंकि रूस, चीन, भारत और तुर्की को S-400 डिफेंस सिस्टम बेच चुका है और आगे भी कई देशों को बेचने की तैयारी में है। लेकिन जंग के बीच S-400 की असफलता की खबरों से उसके खरीदार पीछे हट सकते हैं। इधर हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में तेजी रही, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुए और इस दौरान सबसे ज्यादा तेजी ऑटो, आईटी और टेक शेयरों में देखने को मिली, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 320 अंक चढ़कर 67,838 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 89 अंकों की तेजी के साथ अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 20,192 पर पहुंच गया। इस बीच दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बन रही एक इमारत की लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि यह हादसा वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी में हुआ, जहां 11वीं मंजिल से टूटकर वो लिफ्ट नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उसके चिथड़े उड़ गए और उसमें सवार 9 लोगों में 4 की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस के कई आला अधिकारी भी वहां पहुंच गए। बताया गया कि हादसे के फौरन बाद वहां काम करने वाले मजदूरों को सुरक्षा कारणों से बाहर निकाल दिया गया और उस प्रोजेक्ट को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है 4 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हैं। जहां NBCC यानी राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के तहत निर्माण का काम चल रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया और जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। इधर राजस्थान के कोटा में मुफ्त स्मार्टफोन न मिलने पर महिलाओं का गुस्सा भड़क गया। वहां राज्य सरकार की मुफ्त स्मार्टफोन योजना के तहत चल रहा कैंप रद्द करने के बाद बवाल हो गया और वहां आई महिलाएं सड़क जाम कर धरने पर बैठ गईं। सड़क जाम होते ही कई अहम रास्ते ठप हो गए और पुलिस वाले हालात संभालने की कोशिश में जुट गए। उन महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें कैंप बंद करने की कोई जानकारी नहीं दी गई और जब वो कई घंटों का सफर तय करके वहां पहुंची तो उन्हें कैंप नहीं लगने के बारे में बताया गया और वहां से जाने को कह दिया गया। महिलाओं ने इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी किए जाने के भी आरोप लगाए। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन नाम की इस योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने की। इसमें वहां की महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने का वादा किया गया, जिसके लिए वहां के कई जिलों में कैंप भी लगाए गए, जिनमें कई जगह से बवाल होने की खबरें पहले भी सामने आई। उधर स्पेन के दौरे पर गई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो स्पेन की राजधानी मद्रिद में जॉगिंग करती नजर आई। और जो वीडियो सामने आया उसमें ममता बनर्जी के साथ राजधानी मद्रिद में कई लोग जॉगिंग करते दिखाई दिए। इस दौरान वो संगीत की धुन बजाती भी नजर आई। ममता बनर्जी इन दिनों 12 दिन के विदेश दौरे पर हैं। इधर दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में बिजली गिरने से 13 साल की एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 3 महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में कुदरत का यह कहर बरपा जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस बीच बिहार का वैशाली जिला ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठा। वहां कुछ बदमाशों ने एक कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद लोग भड़क गए और प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर आए। और वैशाली जिले से जो वीडियो सामने आया उसमें बड़ी संख्या में मौजूद लोग वहां हुई हत्या के खिलाफ विरोध जताते दिखाई दिए। साथ ही गुस्साए लोग टायर जलाकर आगजनी भी करते दिखे, क्योंकि वहां मोटरसाइकिल सवार कुछ बदमाशों ने उस कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद लोगों ने उसके शव को सड़क पर रख दिया और नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दी। इस दौरान आग बबूला हुए लोग काफी देर तक जोरदार हंगामा करते नजर आए, जिन्हें पुलिस के जवान वहां से हटाते दिखे। इस बीच मृतक के परिवार वालों से पुलिस कर्मियों की झड़प हो गई। क्या प्रशासन सिर्फ नोट गिनने के लिए है? वहीं इस मामले में लोगों ने बिहार पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का बड़ा आरोप लगा दिया। बताया गया कि वहां थाने से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। इधर गुजरात के कच्छ से नोटों की बारिश का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां की एक लोक गायिका उर्वशी रादड़िया के एक कार्यक्रम में लोगों ने खूब नोट बरसाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और जो वायरल वीडियो सामने आया उसमें सिर्फ नोट ही दिखाई दिए, मंच ही नहीं बल्कि उसके नीचे भी नोट किसी कागज के टुकड़ों की तरह बिखरे दिखे।
वो कार्यक्रम गुजरात के कच्छ में आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने लोक गायिका उर्वशी रादड़िया पर नोटों की बारिश कर दी, जिससे वो मंच नोटों से ढका दिखाई दिया। सामने आए उस वीडियो में लोग बाल्टी, थाली और दूसरे बर्तनों से नोट निकालकर उस मंच पर उड़ाते नजर आए। साथ ही कुछ लोग वहां गाने की धुन पर भी झूमते दिखाई दिए। बताया गया कि उस कार्यक्रम में लोगों ने लाखों रुपए बरसा दिए। ये भी बताया गया कि उस कार्यक्रम के दौरान इकट्ठा हुई रकम का इस्तेमाल गौशाला के लिए किया जाएगा। उधर दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में सड़क पर कार पार्किंग के दौरान हुए हादसे का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक कार पार्किंग के दौरान बेकाबू होती दिखाई दी। यह हादसा वहां की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो कार एक महिला को टक्कर मारती नजर आई। सामने आए वीडियो में कार का ड्राइवर उसे पार्क करने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन तभी कार ने अचानक रफ्तार पकड़ ली और वो सड़क किनारे एक दुकान से टकरा गई। उस दुकान के ठीक सामने से वो महिला गुजर रही थी, जिससे वो भी कार के नीचे दब गई, जबकि एक आदमी और एक महिला बाल बाल बच गए, क्योंकि कार के टक्कर मारने से पहले ही उन दोनों ने उस दुकान को पार कर लिया। जैसे ही ये हादसा हुआ, वहां चीख पुकार मच गई। उस महिला को लोगों ने बाहर निकाला, लेकिन इस हादसे में उसकी जान चली गई। वहां की पुलिस के मुताबिक कार सवार को दौरा पड़ने की वजह से यह हादसा हुआ। इस बीच अमेरिकी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक फ्रांस समेत कई देशों में एप्पल के आईफोन 12 पर सीमा से ज्यादा रेडिएशन फैलाने के आरोप लगने के बाद एप्पल ने अपने अधिकारियों को चुप रहने की नसीहत दे दी। फ्रांस ने कुछ दिन पहले एप्पल के आईफोन 12 से जरूरत से ज्यादा रेडिएशन फैलने की शिकायत जताई और अपने देश में आईफोन 12 पर बैन लगा दिया, जिसके बाद दुनिया भर में इस बात पर बहस छिड़ गई और कई और देशों ने भी इस मामले में एप्पल से सवाल किए। लेकिन ब्लूमबर्ग के मुताबिक आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने इन आरोपों का जवाब देने के बजाय अपने अधिकारियों को इस मामले में चुप रहने की नसीहत दे डाली। और दावा तो ये भी है कि एप्पल ने पिछले 2 हफ्तों में बेचे गए मोबाइल फोनों को वापस लेने से भी मना कर दिया। और ब्लूमबर्ग के मुताबिक उसने अपने कर्मचारियों को ये निर्देश भी दिए कि अगर कोई इस मामले में उनसे सवाल करे तो उसे कोई जवाब न दे। उधर ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने वहां जनवरी में हुए दंगों के एक आरोपी को 17 साल की सजा सुना दी। ब्राजील में इसी साल जनवरी में राष्ट्रपति चुनावों के बाद हिंसा भड़क गई थी और आरोप लगा था कि पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने वहां जबरदस्त बवाल किया। वहां से आए वीडियो में कई दंगाई राजधानी ब्राजीलिया में मौजूद संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में उपद्रव मचाते दिखाई दिए थे और सत्ता संभालते ही वहां के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने इन पर नकेल कसने का भरोसा दिया था, जिसके बाद इस मामले में पहले आरोपी को वहां की अदालत ने सजा सुनाई, क्योंकि उस पर उपद्रव समेत एक पुलिस वाले पर हमला करने का आरोप भी लगा था। जनवरी में हुए इस बवाल की वजह वहां हुए राष्ट्रपति चुनाव को माना गया था, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो की हार हो गई थी। इधर रक्षा मामलों में खरीद को मंजूरी देने वाली संस्था डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 45,000 करोड़ के उपकरणों और हथियारों की खरीद की मंजूरी दे दी। इसमें वायुसेना के लिए 12 सुखोई लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अलावा हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल, सर्वेलेंस सिस्टम, जंग में सैनिकों को लाने ले जाने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत बनाए जा रहे कई अहम उपकरणों की खरीद भी शामिल है। इस खरीद का मकसद दुश्मन से लड़ने के लिए सेना की ताकत बढ़ाना है। इस बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आतंकियों से कनेक्शन के आरोप में एनआईए की टीम ने एक लड़की से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। आरोप लगा कि वो लड़की सोशल मीडिया के जरिए एक आतंकी के संपर्क में आई और दोनों करीब 1 साल तक इंटरनेट के जरिए संपर्क में रहे। आरोप है कि आतंकी ने उस लड़की पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया। इधर राजस्थान के झालावाड़ में एक सनसनीखेज वारदात से खलबली मच गई। वहां के एक अस्पताल में कुछ बदमाशों ने सरेआम एक हिस्ट्री शीटर और उसकी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हमले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें उस अस्पताल के कैश काउंटर के पास उन दोनों पर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया। वीडियो में उस हमले में वो महिला घायल हालात में वहां से निकलकर हॉल में आती दिखी और कुछ सेकंड बाद वहीं जमीन पर गिर गई, जिसके बाद उस हॉल में बैठे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखे। वहीं दूसरी तरफ हमला करने वाले लोग इतने पर भी नहीं रुके और वो जितेंद्र नाम के उस हिस्ट्री शीटर पर हमले करते रहे। इस दौरान कुछ लोग उन बदमाशों को पकड़ने के लिए उस तरफ जाते दिखे, लेकिन उनके हाथों में हथियार देखकर सहम गए। धारदार हथियार से हुए हमले में जितेंद्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि उसकी पत्नी की भी मौत हो गई। भिवानी मंडी के उस अस्पताल में सरेआम हुए डबल मर्डर की घटना से हड़कंप मच गया। इस बीच बिहार की राजधानी पटना से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जिसमें महज 400 रुपयों के लिए 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। बताया गया कि यह विवाद दूध की बकाया रकम मांगने पर शुरू हुआ और देखते ही देखते 2 पक्षों के बीच गोलियां चल गई, जिसके बाद उस इलाके में अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार के बीच घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहां इलाज के दौरान उनमें 3 लोगों की मौत हो गई, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया। पटना के फतुहा इलाके में हुए इस बवाल के बाद वहां पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ पहुंचे और मोर्चा संभाल लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दूध का बकाया 400 रुपए मांगने पर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर गोलियां चला दी, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 व्यक्तियों की आपसी गोलीबारी में मृत्यु हो गई है। हालात को काबू में रखने के लिए अधिकारियों ने वहां बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया और मामले की जांच में भी जुट गए।
उधर ओडिशा में स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी से 5 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार अलर्ट हो गई। ये सभी मामले ओडिशा के बरगढ़ जिले से सामने आए, जिसके बाद ओडिशा के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में अधिकारियों को इससे निपटने का निर्देश जारी किया। स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी संक्रमित कीड़ों के काटने से होती है। इधर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जमीन विवाद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। ट्रिपल मर्डर से नाराज लोगों ने उस इलाके के कई घरों को आग के हवाले कर दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई घरों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। आग की वजह से आसपास के इलाकों में काला धुआं फैल गया। हालांकि वहां मौजूद दमकल की एक टीम आग बुझाने के लिए पानी की बौछार करती दिखी, जिसने कई घंटों की मेहनत के बाद घरों में लगी आग को बुझा लिया, लेकिन तब तक उनमें रखा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिसके बाद आग बबूला लोगों ने वहां जमकर हंगामा किया, जिन्हें पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया। जमीन की पैमाइश थोड़ी दिनों पहले हुई थी, उसी को लेकर के कुछ विवाद। हालांकि पुलिस ने वारदात के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य से एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान चोरी करने का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसकी चर्चा पूरे अमेरिका में होने लगी, क्योंकि उस वीडियो में 2 अधिकारी मायामी एयरपोर्ट पर सामान की चेकिंग के दौरान चोरी करते दिखाई दिए, और दोनों अधिकारियों ने बड़ी ही सफाई से यात्रियों का सामान चुरा लिया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें सामान की चेकिंग के दौरान 2 अधिकारी एक बैग को खोलते नजर आए, जिसके बाद उन्होंने चुपके से उस बैग से कुछ सामान निकाला और उसे अपनी जेब में रख लिया। बताया गया कि उन दोनों अधिकारियों ने यात्रियों के सामान से करीब 50,000 की चोरी की, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो सामने आते ही एयरपोर्ट के सुरक्षा विभाग में हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत दोनों अधिकारियों को ड्यूटी से हटा दिया। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क हादसे का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक कार सड़क किनारे पड़े ईंटों के ढेर से टकराती नजर आई, और जैसे ही टक्कर हुई उस गाड़ी के चिथड़े उड़ गए। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वो गाड़ी तेज रफ्तार से सामने से आती दिखी, और जैसे ही वो गाड़ी सड़क किनारे पड़े ईंटों के ढेर से टकराई, वो हवा में उछलकर पलट गई। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि टक्कर इतनी भयंकर थी कि उस गाड़ी के परखचे उड़ गए और उसमें सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 साल की एक बच्ची भी शामिल थी। बताया गया कि वो गाड़ी जबलपुर से भोपाल की तरफ जा रही थी और इसी दौरान तेज रफ्तार की वजह से उस गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो हादसे का शिकार हो गई। उधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार ईडी के रडार पर हैं। जांच एजेंसी ने कुछ दिन पहले ही इस मामले में मुंबई और कोलकाता समेत कई शहरों में छापेमारी की थी, और सूत्रों के मुताबिक महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ही फिल्म इंडस्ट्री के 14 कलाकार ईडी की जांच के घेरे में हैं। खबर है कि ये सभी इस ऐप के मालिक के बेटे की शादी में यूएई भी गए थे। इस बीच अमेरिका के मीडिया के मुताबिक अफ्रीकी देश नाइजर में नजर रखने के लिए अमेरिका ने वहां अपने जासूसी विमान और ड्रोन उतार दिए। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के मुताबिक ये फैसला वहां तैनात अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए लिया गया, क्योंकि नाइजर में 8 सितंबर को हुए तख्तापलट के बाद ही वहां की सैन्य सरकार ने अपने देश से विदेशी सेनाओं को हटने का आदेश दे दिया। जबकि पेंटागन के मुताबिक नाइजर में करीब 1100 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जो वहां पिछले कई साल से इस्लामी चरमपंथियों और आतंकियों से लड़ने में नाइजर की मदद कर रहे थे। लेकिन नाइजर में तख्तापलट होने के बाद वहाँ अमेरिकी सैनिकों का जबरदस्त विरोध हो रहा है। हालांकि अमेरिका नाइजर से अपने सैनिकों को निकालने में जुटा है, लेकिन आशंका जताई गई कि बदले हालात में वहां तैनात अमेरिका के उन सैनिकों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। दावा किया गया कि इसीलिए अमेरिका ने नाइजर से अपने सैनिकों की वतन वापसी तक उनके ठिकानों की निगरानी जासूसी विमानों और ड्रोन से शुरू कर दी। इधर जांच एजेंसी के सूत्रों ने दावा किया कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा ने पंजाब का माहौल खराब करने के लिए मध्य प्रदेश से हथियार मंगवाए। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए उसने पंजाब की गोइंदवाल जेल में अपने गुर्गों की मदद से एक नेटवर्क तैयार किया, जिसमें उसी जेल में बंद गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी नाम के बदमाश को भी जोड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक गोपी अवैध हथियारों की तस्करी के धंधे से जुड़ा है और उसी की मदद से लांडा के गुर्गों ने मध्य प्रदेश से हथियार मंगवाए। लेकिन मोहाली पुलिस को उनके इस प्लान की भनक लग गई और इस गिरोह में शामिल लोगों की धरपकड़ शुरू हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए हथियार तस्कर मध्य प्रदेश से गुजरात के रास्ते हथियार पंजाब ले जा रहे थे। उधर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने लुहांस्क में ड्रोन से हमले करने वाले रूसी सैनिकों की एक टुकड़ी को बर्बाद करने का एक वीडियो जारी किया, जिसमें जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। यूक्रेन के मुताबिक उसके हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि रूसी सैनिक हमले से अपने आप को नहीं बचा पाए। जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ सैनिक अपने ठिकाने के बाहर घूमते नजर आए, लेकिन तभी वहां जोरदार धमाका हो गया। ऐसा धमाका जिसकी गूंज से पूरा इलाका कांप उठा। विस्फोट के बाद वहां सिर्फ तबाही के निशान दिखाई पड़े, कोई भी सैनिक खड़ा नजर नहीं आया। यूक्रेन के मुताबिक उसके हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने लुहांस्क में ही रूस के एक टैंक को भी तबाह करने का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उस टैंक में जोरदार विस्फोट होता नजर आया। टैंक से ऐसी ऊंची लपटें उठी जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फट गया। विस्फोट के बाद काले धुएं का गुबार दूर तक आसमान में फैल गया, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए।
इधर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में उफनती नदी ने शहर की सड़कों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। रायसेन जिले से बाढ़ का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें सड़क पर बहती लहरें बेहद गुस्से में दिखी। एक लड़के ने अपनी मोटरसाइकिल से सड़क को पार करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ ही दूरी पर फंस गया। वो बाइक को नदी के साथ बहने से रोकने की कोशिश करता रहा। सड़क के दूसरी ओर खड़े लोग उसे मोटरसाइकिल छोड़कर अपनी जान बचाने की नसीहत देते रहे। एक लड़का तो उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंच भी गया, लेकिन दोनों मिलकर भी मोटरसाइकिल को नदी में बहने से रोक नहीं पाए। हालांकि दोनों लड़के खुद अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। इस बीच जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐलान कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट मैच नहीं खेले जाएंगे। अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद लगातार ये मुद्दा उठा, क्योंकि एशिया कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुए थे। बीसीसीआई ने ये बहुत पहले निर्णय ले लिया कि बायलैटरल मैचेस पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे जब तक वो आतंकवाद को बंद नहीं करते, सीमा पार से हमले बंद नहीं करते और घुसपैठ की घटनाओं को अंजाम देना बंद नहीं करते। इधर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने कभी भी छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव नहीं किया। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने इस दौरान पीएम को सर कहकर संबोधित भी किया। कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसके निर्माण से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक देश में बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए इस विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर को तैयार किया गया है। पूरी तरह बनने के बाद यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े एक्सपो सेंटर में एक होगा, क्योंकि इसमें 15 कन्वेंशन हॉल और 13 मीटिंग हॉल का निर्माण किया गया है। यहाँ एक साथ कई बड़े कार्यक्रमों के आयोजन किए जा सकते हैं। यशोभूमि के पहले चरण के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका सेक्टर 21 से द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। ताश के पत्तों का है तो क्या हुआ, ताश के पत्तों का है तो क्या हुआ, बेघरों को घर बनाना आ गया। सौबात की एक बात कही विनोद ने, सच को मिमियाता हुआ सा देखकर झूठ को आंखें दिखाना आ गया। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, और फिर होगा सौबात की बात।